अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। तो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट को डिफाइन करवाया था, सेट की नोटेशन डिस्कस की थी, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, और हमने ये भी डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को डिस्क्राइब मैं करूंगी, कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप लोगों ने बिल्कुल एंड तक देखना है, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना। अगर आप कुछ स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आए। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करें, और बेल आइकन का जो सिंबल है नीचे उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलें, आए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स लिखे हुए हैं, आए तो इनको हम इन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप लोगों को ये तो आइडिया होगा कि ये वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री अप टू सोन। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट वन होता है, टू थ्री अप टू सोन, यानी चलता जाता है, वन से स्टार्ट होकर अप टू सोन चलता जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स है, और उसके अगर हम क्या करें, नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम लोग जीरो ऐड कर दें तो वो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स आ जाता है। और सेट ऑफ होल नंबर्स को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास सेट है वो आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इसके अंदर हमारे पास होते हैं जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री अप टू सोन। यानी हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, और जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली जरा खोल के लिखूं तो मेरे पास z जो है वो एक ये सेट बन जाता है। जीरो अगर मैं दरम्यान में लिखूं, वन टू थ्री अप टू सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे मैं इस साइड पे मैंने राइट साइड पे लिख दिए पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड पे मैं लिख दूंगी सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, यानी जीरो पॉजिटिव नंबर्स भी सारे इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर्स भी सारे इंक्लूड है। तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेट आता है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स है, इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ इवन इंटीजर्स हम लोग लेंगे। ये देखेंगे तो इंटीजर्स का सेट है कंप्लीट। अब इवन इंटीजर्स में से वो लेंगे जो सिर्फ इवन होंगे, यानी इवन से मुराद है कि जो सिर्फ टू के टेबल पे, यानी टू के टेबल पर डिवाइड होते हो, या आप कह सकते हैं टू के मल्टीपल्स हों। ठीक है, यानी जो सिर्फ टू के टेबल पे आते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं, जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस एट, तो सारे हमारे पास ऐसे ही जो है वो इवन इंटीजर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, इवन इंटीजर्स को इन्होंने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम लोग भी वही नोटेशन में आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लिसिटली खोल के भी बता देती हूँ कौन कौन से एलिमेंट होंगे। जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, यानी देखिए टू का टेबल एक तरह से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये सारे टू के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास नेगेटिव टू, नेगेटिव फोर, नेगेटिव सिक्स अप टू सो। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ सेट है वो है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या है, उसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी में जिस तरह हमने इवन इंटीजर डिस्कस किए थे, इसी तरह ऑड इंटीजर्स हैं। जो ऑड इंटीजर्स वो होंगे जो टू के टेबल पे नहीं आते। ठीक है, जो टू के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, वो ऐसे नंबर जो हमारे पास हैं वो सारे आ जाएंगे ऑड इंटीजर्स में, यानी ऐसे इंटीजर्स जो टू के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे, अगर मैं इसी सेट को खोल के लिख दूँ, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, यानी कि वन, यहाँ पे माइनस वन, थ्री, यहाँ पे लिखूंगी माइनस थ्री, फाइव अप टू सोन। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास ये सारे आ जाते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ये मैंने खोल के लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पे प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री से क्या मुराद है। यहाँ से मतलब है कि इसके अंदर पॉजिटिव वन भी है, नेगेटिव वन भी है, पॉजिटिव थ्री भी है, नेगेटिव थ्री भी है, पॉजिटिव फाइव भी है, नेगेटिव फाइव भी, अप टू सो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सिक्स सेट आता है वो आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, वो कैसे कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स एक वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी भी और टेबल पे नहीं आते। जैसे कि टू सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होता है, यानी खुद के साथ ही डिवाइड होता है। टू को सिर्फ टू ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, थ्री को सिर्फ थ्री ही डिवाइड कर सकता है, या वन डिवाइड कर सकता है, या थ्री डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली फाइव को, फाइव वन के साथ हमारे लिए कंप्लीटली डिविजिबल है, या फाइव के साथ। ठीक है, यानी जो सिर्फ अपने ही टेबल पे खुद आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते। ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है, और सेट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्रेटर देन वन होता है, टू से स्टार्ट होता है, टू, थ्री, फाइव, सेवन अप टू सो। ठीक है, इस तरह इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो किसी भी टेबल पे अपने अलावा किसी भी टेबल पे नहीं आते।
वो हमारे पास आ जाता है 11, आ जाता है 13, आ जाता है तो सोनिया नहीं, ये इन्फिनेटली मैनी है, क्योंकि ये डॉट लगाने का मकसद यही होता है कि चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो डॉट डॉट लगाए हुए हैं। उसके बाद ये देखें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब ये देखें जरा, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बता देती हूँ कि इस जो सेट नोटेशन में जो हमने लिखा हुआ है इससे क्या मुराद है। ये देखें, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये नोटेशन होती है एंड की, और ये नोटेशन होती है बिलोंग्स टू की। ये मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बिलोंग का मतलब क्या होता है और एंड का मतलब क्या है। अब इसके अंदर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स है सच दैट जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए, एंड पी क्यू जो है ये हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है ना, यानी ऐसे एलिमेंट जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए, यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाए जिसमें पी भी इंटीजर हो और क्यू भी कोई सा भी इंटीजर हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब यही है कि पी भी हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर हो और क्यू भी हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर हो, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, अब ये देखिए ना, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जो हमारे पास क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी नीचे मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 2/5 ले लें, 6/7 ले लें। तो ये मैंने वैसे चैप्टर नंबर 1 में भी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर आपको अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जैसे क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने रैशनल नंबर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाए, सच दैट जो फ्रैक्शन के अबव पार्ट है वो भी एक इंटीजर हो, और फ्रैक्शन का ये जो बिलो पार्ट है, यानी ये जो क्यू है वो भी एक इंटीजर हो, और उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं, जैसे 1 है, 2 है, और मेरे पास क्या है, 3 है। ठीक है, 1 2 3, अब ये सारे मैंने क्यों कहा है कि ये आप अगर दिमाग में सोचें कि ये तो एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे ही नहीं हुए, पहली कंडीशन तो ये ना, ऐसे एलिमेंट जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे, अब मैं इनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे नीचे 1 लगा के, हर नंबर के नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ कि हर नंबर डिविजिबल होता है 1। ठीक है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है 2, सॉरी, 1 को जो है वो इफेक्ट नहीं करता 1। इस तरह सिमिलरली 2 के नीचे मैं 1 लगा दूं तो 1 जो है वो 2 को इफेक्ट नहीं करता, सिमिलरली जो 1 है वो 3 को इफेक्ट नहीं करता। अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 2 ही आता है। ठीक है, इस तरह 3 को अगर आप 1 पे डिवाइड करें तो आंसर आपका क्या आता है, 3 ही आता है, यानी इसलिए हम 3 को इस तरह में लिख सकते हैं, ये पी बाई क्यू फॉर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म तो हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या है, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट भी इंटीजर है, नीचे वाला पार्ट भी इंटीजर है, नजर आ रहा है ना, 3 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, और हमारे पास क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, और जो हमारे पास नीचे फ्रैक्शन के बिलो पार्ट है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आपको नजर आ रहा है। यानी ये तमाम नंबर्स हमारे पास क्या है, जितने भी नंबर्स है ना, यानी कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये इवन इंटीजर्स और इंटीजर प्राइम नंबर, ये सारे के सारे हमारे पास ये रैशनल नंबर्स ही हैं। ठीक है ना, ये जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, 2/5, 6/7, -9/2, ये तमाम हमारे पास क्या आते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखनी है वीडियो इसकी तो आप मेरे चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में जाके भी रैशनल नंबर्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा उसके बाद अब देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास नेक्स्ट सेट है वो है हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक, ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो है हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं,
ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। जैसे आप इसकी सेट में भी देख सकते हैं, सेट नोटेशन वो है कि ऐसे एलिमेंट सच दैट जो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ये देखिए नॉट इक्वल्स टू का यहाँ पे नोटेशन है, नॉट इक्वल्स टू, ये है इक्वल्स टू की नोटेशन, और ये है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब यही है जो पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिखे जाते हो, जिसमें पी क्यू बिलोंग करें इंटीजर से, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, मैं आपको आसान वर्डिंग में ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। और यानी अब यहाँ पे अगर आप एक इसकी एक और डेफिनेशन इसकी आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो इंटीजर्स की रेशो में ना लिखे जा सकते हो तो वो भी हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, √2, √3, √7। अब देखिए पहले हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे पी बाई क्यू फॉर्म ना नहीं लिखने का मतलब यही है कि इन दोनों इंटीजर्स हों उस केस में हमारे पास एक फ्रैक्शन यानी एक रेशियो फॉर्म नहीं आती। अब ये देखिए √2/1, देखिए मैं पी बाई क्यू फॉर्म तो लिख रही हूँ। ये अगर मैं कह रही हूँ कि √2 एक इरेशनल है तो √2/1 में लिख सकती हूँ। लेकिन हमारे पास मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जो हमारे पास p है वो इंटीजर नहीं है। आपके पास इंटीजर का सेट है, ये देखें, इंटीजर के सेट में आपको कहीं भी √2 नजर आता है, आपको कहीं भी √2 नजर नहीं आएगा। तो मसला हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डेफिनेशन में। देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन में देखें जरा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये लिखे ना कि p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर होने चाहिए, लेकिन ये जो हमारा p है ये तो इंटीजर है ही नहीं। इसलिए ये हमारे पास अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। जो यानी जो रैशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा वो हमारे पास इरेशनल होगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो √2, √3, √7 ये हमारे पास तमाम नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास ये इरेशनल नंबर की एक सेट नोटेशन में भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे नंबर जो नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू के हैं, सच दैट जिसमें पी क्यू बिलोंग करता है इंटीजर से, यानी दो नंबर्स कोई भी ऐसे इंटीजर्स की रेशियो में हम लोग नहीं लिख सकते जो कि इरेशनल नंबर हो। हर इरेशनल नंबर में कुछ ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें हमारे पास जो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ये आई होप से क्लियर हो गया होगा, नहीं भी क्लियर रहा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप लास्ट वो वीडियो भी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है रियल नंबर्स। अब हमारे पास लास्ट पे आता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आपस में एक सेट बना लें, यानी एक सेट हम लें जिसमें हम सारे रैशनल नंबर्स भी डाल दें और सारे इरेशनल नंबर्स भी डाल दें, तो वो सेट हमारे पास बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, वो हमारे पास सेट बन जाता है, ठीक है ना। ये देखें ये सब बन जाता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हमारे पास एक सेट लें जिसके अंदर हम लोग रैशनल नंबर भी डाल दें और हम क्या करें, यूनियन लें उसका इरेशनल नंबर के साथ, तो वो हमारे पास सेट बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। यानी सेट ऑफ रियल नंबर को आप एक बॉक्स की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रा करूँ एक बॉक्स, ठीक है। अगर हम बॉक्स क्या करें, इस बॉक्स में हम क्या करते हैं कि कुछ डाल लेते हैं हम लोग रैशनल, कुछ डाल लेते हैं हम लोग, इसकी पार्टीशन कर लेते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं सारे रैशनल और इस साइड पे आ जाते हैं सारे इरेशनल। तो ये बॉक्स हमारा बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स का। यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जितने भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स के सेट के अंदर आते हैं, क्योंकि जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। 1 2 3 ये जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे के सारे हमारे पास नेशनल नंबर से लेकर ये और इंटीजर्स तक, सॉरी प्राइम नंबर्स तक, ये तमाम हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर के सेट में ही आ जाते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स के सेट में भी ऑटोमेटिकली तमाम चीजें रियल नंबर्स के अंदर भी आ जाएंगी, तमाम सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये रियल नंबर्स के अंदर भी आ जाएंगी, क्योंकि रियल नंबर हमने एक बहुत बड़ा सेट लिया जिसके अंदर सारे रैशनल भी आ जाते हैं और सारे इरेशनल भी आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मैं भी पता नहीं आपको क्लियर है कि नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि क्या हमारे पास, पहले मैं इसको जरा क्लियर कर लूं फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ। जी, तो आप लोग जरा मुझे बताएं कि क्या हमारे पास जो नंबर है √4, क्या ये इरेशनल है कि रैशनल है नंबर? बताएं जरा। अंडरवुड को देख के आपको ये तो नहीं लग रहा कि क्या कहीं ये अंडरवुड वाले नंबर सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं? अब मैं आपको यही कंफ्यूजन अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो मैं कंफ्यूजन उसकी दूर कर दूं। ये देखिए जो √4 है उसका आंसर हमारे पास क्या होता है 2। अब ये देखें ये एक इंटीजर आ गए और ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि जितने भी इंटीजर ये तमाम हमारे पास रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। √4 है, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है एक इंटीजर। अब जो 2 है, अब देखो मैं 2 को पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकती हूँ 2/1। ये देखिए पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना होता है ना, यानी ये कहते हैं ना रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में हो, इसमें पी भी इंटीजर और क्यू भी। अब देखिए 2 भी एक इंटीजर है
और 1 भी आपको इंटीजर के सेट में 2 और 1 नजर आ रहा होगा। और हमने ये भी देख लिया कि जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में है वो नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास √4 एक रैशनल नंबर है। ये आपने इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना। हम ये नहीं कह सकते कि हर अनरूट वाला जो नंबर है वो इरेशनल नंबर हो। हर अनरूट वाला नंबर, हमारे पास कुछ अनरूट वाले नंबर रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो हमें जिसकी हम स्क्वायर रूट लें तो वो फिर भी हमारे पास रैशनल नंबर है? तो वो नंबर्स होंगे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, जो किसी नंबर का स्क्वायर बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास वो होगा, एग्जाम्पल जिसकी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 लिख के दिया है, इसका 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9, 16, बहुत सारे हैं ऐसे हमारे पास, ठीक है। ऐसे नंबर्स 4, √9 अगर ये अंडरूट के अंदर भी लिखे जाएं तब भी हमारे पास क्या कहते हैं, एक रैशनल नंबर ही आता है इनका आंसर, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास इनका आंसर आता है एक इंटीजर। तो ये तमाम नंबर्स √4, √9, √16, √25, √100, ये तमाम हमारे पास क्या है, सेट ऑफ, ये सेट ऑफ कह दिए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में ही आते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये तमाम सेट्स की डेफिनेशंस और इनकी नोटेशंस क्लियर होगी होंगी कि हम एक सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, इसकी नोटेशन क्या है। और सबसे बड़ा जो हमारे पास सेट होता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, जिसके अंदर तमाम रैशनल भी आ जाते हैं और तमाम इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ये हमारे पास कौन कौन से जो है वो सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स गिवन है। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले हमारे पास है इक्वल सेट्स। कि हमारे पास दो सेट कब इक्वल होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर हमारे पास दो सेट हैं तब हम उनको इक्वल कब कहेंगे? हम उनको इक्वल तब कहेंगे जब इनके एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। उस केस में हमारे पास क्या है, यानी सेम होंगे। उस केस में हमारे पास टू सेट्स इक्वल हैं। जैसे कि आपको नीचे एग्जांपल गिवन है, ये सेट ए और ये सेट बी। आप इसके एलिमेंट्स देख लें, ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 4। बट उन्होंने सिर्फ उन्होंने जो है वो उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे 3 को पहले लिख दिया, यहाँ पे 3 को बाद में लिख दिया, 4 को पहले लिख दिया। तो यानी एलिमेंट्स तो आप देख रहे हैं ना, सेम है। 1 2 3 4 है तो एलिमेंट्स वही ना, 1 भी है इसके अंदर, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, ठीक है। हमें ऑर्डरिंग से कंसर्न नहीं है, हमें ये कंसर्न है कि क्या तुम्हारे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है कि नहीं है। तो हमारे पास ए और बी के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ए और बी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास इक्वल सेट की डेफिनेशन। उसके बाद आता है इक्वलेंट सेट्स की डेफिनेशन के हमारे पास टू सेट्स इक्वलेंट कब होते हैं? एक इक्वल है तो दूसरी इसकी नोटेशन है, सॉरी नोटेशन कह दिया मैंने, दूसरी जो है हमारे पास जो टर्म है वो है इक्वलेंट। अब इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे इक्वल सेट्स में इक्वल हमारे पास तब होते हैं जब सेम एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे नंबरिंग मैटर करती है इक्विवेलेंट सेट में, यानी सिर्फ नंबरिंग। अगर सेम हमारे पास सेम कह दिया, सिर्फ इक्वल नंबर्स होंगे ना एलिमेंट्स के, तो उस केस में हमारे पास क्या है, वो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि देखें ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, हमें पता है 4 एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। अब हम सेट बी को देखते हैं, इसके अंदर कितने ए बी सी डी। अब आप देख सकते हैं इसके आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, लेकिन जितने एलिमेंट्स की नंबरिंग इसके अंदर सेम, इक्वल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं तो बी के भी 4 एलिमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन इक्वल नंबर, एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल नंबर में है। तो हम उस केस में क्या कह देंगे कि ए और बी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। अब ये देखें, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। अब ये नोट आप पढ़ें, इक्वल इक्वल जो सेट्स होते हैं उसको हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, बट कन्वर्स में नोट बी ट्रू, यानी इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं होता। हर इक्वल सेट हमारे पास इक्विवेलेंट भी कहलाया जा सकता है, ठीक है, उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी इक्वल सेट हमारे पास इक्विवेलेंट भी होता है। अब देखें ना, इसके अंदर भी अगर इक्वल है तो हमें ये तो पता है इसके अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे। सेम एलिमेंट्स होंगे तो इसका मतलब नंबरिंग भी तो सेम ही होगी ना। इसके भी अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। वो एक अलग बात है कि इसके इक्वल सेट है तो एलिमेंट्स भी सेम है। लेकिन इस तरह आप लोग देख सकते हैं हर इक्वल सेट इक्वलेंट भी होता है, लेकिन इक्वलेंट सेट वो इक्वल सेट नहीं होता है। यानी ये वाला हमारे पास इंप्लीकेशन नहीं होल्ड करती। इक्वल सेट हमारे पास इक्वलेंट होता है, ये वाली हमारे पास ये जो मैंने एरो लगाया है ये होल्ड करता है, लेकिन इक्वलेंट सेट से इक्वल सेट को इंप्लाई नहीं करता। इसलिए लिखा है बट कन्वर्स में नोट बी ट्रू। कन्वर्स होता है इसका ऑपोजिट, यानी हर इक्वलेंट सेट हमारे पास इक्वल नहीं होता। जैसे कि आप यही एग्जांपल देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है ए एंड बी की, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स सेम नहीं है। और इक्वलेंट सेट्स की ये नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये ए, ये हमारे पास नोटेशन होती है इक्वलेंट सेट की, ए इज इक्वलेंट टू बी, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एम्प्टी सेट और नल सेट।
अब हमारे पास एम्प्टी सेट और नल सेट क्या होता है? अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। यानी कोई भी हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नहीं मौजूद, तो हम उस सेट को क्या कहेंगे कि वो सेट क्या है? एक एम्प्टी है। जैसे कि एम्प्टी सेट है, यानी ये देखिए ब्रैकेट लगाती है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट की ये नोटेशन होती है। एम्प्टी सेट को हम लोग ये खाली ब्रैकेट से शो कर देते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट से, ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मौजूद। या हम लोग इसको ये फाइव से, ये फाइव का सिंबल है, या इससे शो कर देते हैं। कोई भी एम्प्टी सेट हो तो हम उसको इस फाइव के सिंबल से भी शो कर देते हैं। सेट विच इज नो एलिमेंट इट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, ये इसकी क्यों नोटेशन है। आई होप सो आपको ये नल सेट भी और एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास सिंगलटन सेट। अब आपको सिंगलटन की यानी इसकी आपको इसकी टर्म से ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। इसका मतलब है सिंगलटन यानी एक ही एलिमेंट। ठीक है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, यहाँ पे सिंगल है ना, उसे आपने तो अपने जेहन में रखना है कि सिंगल से मुराद है एक ही। ठीक है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो है सिंगलटन सेट। जैसे कि ये देखें, ये एक सेट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, आप देख सकते हैं ना, इसके अंदर सिर्फ टू है, तो ये एक सिंगलटन है। अब ये एक सेट है, इसके अंदर सिर्फ जीरो एलिमेंट है, अब इसको आप एम्प्टी सेट नहीं कंसीडर करेंगे। आप ये ना कंफ्यूज मत ये हो जाइएगा कि इसके अंदर तो सिर्फ जीरो, इसके अंदर कोई नंबर नहीं। जीरो भी एक नंबर है, जीरो एक एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? सिर्फ जीरो है। ठीक है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी सिंगलटन सेट। उसके बाद हमारे पास एक नोट है, हम इसको स्टडी करते हैं। वन शुड नॉट कंफ्यूज विद फाइव एंड ब्रैकेट इन्वॉल्विंग फाइव। अब ये देखें जरा, अब ये हमारे पास एक सेट है जिसका ये एलिमेंट, अब ये देखें जब हमने एक ब्रैकेट लगाती है, इसके अंदर हमारे पास जो भी कोई भी नोटेशन जो हम टर्म लिख लें या कोई भी सिंबल लगा लें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? उसका एलिमेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ तो ये इसका एलिमेंट बन जाता है। अब ये फाइव अब मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दी है, तो ये जो फाइव है वो क्या है हमारे पास? जो फाइव है हमारे पास वो क्या है? एलिमेंट आ गया हमारे पास। कोई भी सेट है गिवन, तो फाइव अगर मैंने ब्रैकेट की नोट ब्रैकेट लगाकर अंदर उसके अंदर फाइव लिख दिया, तो वो उसका क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। अब इसलिए लिखा है नॉट कंफ्यूज फाइव विद, अब ये वाले इस सिंबल और इस सिंबल को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। लेकिन अगर हम ब्रैकेट के अंदर फाइव लगा देंगे, उसका मतलब होगा फाइव एलिमेंट है उस सेट का। अगर हम कह दें ना ए सेट है और उसके अंदर हम लोग ऐसे नोटेशन ये लिख दें कि ये एलिमेंट लिख दें, तो इसका मतलब होगा जो फाइव है वो एलिमेंट है सेट ए का। ठीक है, तब सेट ए एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर हमने खाली सेट लिखना है, या तो हम उसको ऐसे लिखेंगे या हमने लिखना है ऐसे सिंपल, ये हमने फाइव लिख देना, फिर ब्रैकेट्स नहीं लगानी। ठीक है, या एम्प्टी सेट की ये नोटेशन है या एम्प्टी सेट, यानी अगर ए हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट है तो या इस फॉर्म में लिखेंगे तो या इस फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे वाजिया कर दिया आपको कि क्लियर कर दिया कि आपने इन दो नोटेशंस के दरमियान कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हमारे पास जो फाइव है वो एम्प्टी सेट है, अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व हो जाए फाइव तो वो एक सिंगलटन सेट होगा हैविंग एलिमेंट फाइव। सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे ऑर्डर ऑफ सेट पे कि ऑर्डर ऑफ सेट के एक सेट का ऑर्डर क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। अब देखें, एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक सेट लिखा है, ये सेट ऑफ वोवल्स है, ए ई आई ओ यू। आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? इस सेट के अंदर पांच एलिमेंट्स है, तो इस सेट का हमारे पास क्या ऑर्डर बन जाता है? इस सेट का ऑर्डर बन जाता है हमारे पास फाइव। ठीक है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज ऑर्डर। अब देखें, इस जो सेट है इसका ऑर्डर फाइव है। इस तरह सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अब आपको पता होगा इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। ए बी सी डी आप काउंट करके देख लीजिएगा ये कितने हैं हमारे पास, ये 26 तक है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज ऑर्डर 26। अगर हम कोई भी सेट ले रहे हैं, सेट का मैं नाम दे देती हूँ, कुछ भी मैं नोटेशन लग देती हूँ, मैं दे देती हूँ नोटेशन यू दे देती हूँ। ये यू की बजाय मैं कोई भी नाम दे देती हूँ, यू प्राइम दे देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कह लेती हूँ कि मैं ये तमाम ले लेती हूँ इंग्लिश अल्फाबेट्स ले लेती हूँ, लोअर केस लेटर्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स ले लेना, आप लोअर केस ले लें या कैपिटल ले लें, आपको पता चल जाएगा ये कितने हैं। ये हमारे पास 26 तक है, आप काउंट करके देख लें। तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज ऑर्डर 26, इसलिए उसका जो ऑर्डर है वो है 26। अब हम ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी नोटेशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय, ये देखिए ये छोटा सा ओ बनाया हुआ है और साथ हमने ये नोटेशन लिख दी इस सेट की ए, या हम लोग ऐसे कार्डिनैलिटी के फॉर्म में यानी ये वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, तो वो सेट के बंद पता चल जाता है कि ये ऑर्डर की नोटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास सेट है वोवल्स का, अगर हम इस सेट को ए कहती हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैं ऐसे लिखूंगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, या मैं इसको क्या लिखूंगी, ये छोटा सा ओ लगा के मैं ए
या मैं इस वे में लिखूंगी, तो ये भी ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नोटेशन भी ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है कि ए जो हमारे पास ये जो सेट है, सेट ऑफ वोवल्स, इसके 5 एलिमेंट्स है। या ये जो मैंने स्मॉल सा ये ओ लगाकर, ये ओ लगाकर जो मैंने सेट ए को लिखा है अंदर ब्रैकेट में, तो ये बता रहा है कि सेट ए का ऑर्डर क्या है, तो इसके भी 5 एलिमेंट्स है। तो आई होप सो आपको ये नोटेशन भी क्लियर हो गई है। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं इक्वल सेट्स, ठीक है, एम्प्टी इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और ऑर्डर ऑफ अ सेट। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड हमारे पास नीचे एग्जांपल गिवन है, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इन फॉलोइंग सेट्स का ऑर्डर बताना है। जैसे कि अब सेट ए है, अब देखें ऑर्डर नोटेशन में मैंने कहा था ये वर्टिकल लाइन लगा के, ये भी हमारे पास एक नोटेशन होती है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या आप ये स्मॉल ओ लगाकर ये नोटेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर कितने हैं ये देखिए, 1 2 3 में पता चल रहा है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन कहाँ तक है, 15 तक। इसके अंदर 15 एलिमेंट्स है, हमें समझ आ रही है, तो हम इसका ऑर्डर क्या बताएंगे, इसका ऑर्डर है 15। अब सिमिलरली बी के अंदर एलिमेंट्स देख लें, देखिए एक ए1 है, एक ए2 है और एक ए3, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स है बी के अंदर, तो सेट बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या हो गया, 3। सिमिलरली जो सेट सी है वो देखिए ये एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका ऑर्डर हो गया 0। अब ये देखिए डी, अब ये देखिए डी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है, हमें इसका एलिमेंट्स का नहीं, हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास एक इन्फिनिट सेट है, यानी चलता ही जा रहा है, हमें एंड पे नहीं पता कहाँ पे खत्म होता है, तो ऐसे सेट का ऑर्डर होता है इन्फिनिट। ये सिंबल होता है हमारे पास इन्फिनिट का, यानी इन्फिनिटी का भी होता है, इसको इन्फिनिट भी हम लोग कहते हैं या इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये नोटेशन तब यूज होता है जब हम ये उस चीज के लिए कि जब इसी चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जब इन्फिनिट नंबर हो हमारे पास, ठीक है। इसको ये जो हमारे पास सिंबल होता है ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है, जब हमारे पास इन्फिनिट चीजें हो, इन्फिनिट चीजें मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे आप अपने सर के बालों को ले लें, ठीक है, या आप ले लें स्टार्स को ले लें, जितने भी आसमान में स्टार्स हैं आप काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिट है। इसी तरह अगर हम मैथ में देख लें तो ये नेचुरल नंबर का सेट ही कंसीडर कर लें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें नहीं पता, वन से तो हमें पता स्टार्ट होता है, ये नहीं पता खत्म कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी एग्जाम्पल थी जिसमें हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया है। सो आई थिंक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फिनिट एंड इनफिनिट सेट, ये हमारा लास्ट, इस लास्ट टर्म के बाद हम टॉपिक को एंड कर देंगे। सो इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ठीक है। जी, तो हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। अ सेट व्हिच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स फाइनाइट हो, यानी कि हम पता हो कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट कर सके, बता सके कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। और इनफाइनाइट हमारे पास सेट वो होता है जिसके अंदर यानी कि हम एलिमेंट्स हम बता नहीं सकते कि टोटल एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी है। जैसे कि इन्होंने नीचे ऊपर लिखा हुआ है कि एबीसी आर फाइनाइट सेट्स। अब एबीसी के अंदर हम एलिमेंट्स बता सकते हैं कि ए के अंदर 15 है, बी के अंदर 3 है, सी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, ठीक है। और डी को आप लोग देख सकते हैं, जो डी है हमारे पास इसके अंदर हम एलिमेंट्स नहीं बता सकते ये कितने हैं, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इसको इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसलिए वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, यानी हम एलिमेंट्स टोटल काउंट नहीं कर सकते। अब ये देखिए ना, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, अब हमें नहीं पता ये एंड कहाँ पे हो रहा है, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। इसलिए हमने इसका ऑर्डर भी ये देखेंगे, इन्फिनिटी हमने लिखा था ऑर्डर में भी कि ये रिप्रेजेंट किसको ही कर रहा था कि इनफाइनाइट है इसके अंदर एलिमेंट्स ना, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट की। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया हो, डिफरेंट टर्म्स हमने और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हमने डिस्कस किए थे। उससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स भी डिस्कस किए थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। सो आज का लेक्चर आई, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके तमाम क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे सेट्स पे, यानी सेट यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, ठीक है। सो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर लाजमी देखना है। सो स्टे ट्यून्ड, और मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोस, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।